अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत ही बेहतरीन किस्म का गुजरा होगा। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है अपनी शर्ट ठीक करते हुए अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड आई होप दिस डे गेट्स टू बी द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ इंशाल्लाह ताला। आपको हर खुशी, हर तमन्ना आपकी पूरी हो और आपकी हर परेशानी जो है वो हल हो जाए। आप जब भी हम कोई शो शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले यकीन हमें मौजू को जो है वो डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पर जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माई वेरी फॉर्मर कॉलीग शबाना, जो कि एक एंकर है खैबर टीवी पे, वो बाबू सर टॉप पर लापता है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला वो जल्दी से मिल जाएं और सही सलामत मिल जाएं। एवरीबडी इज़ वेरी वेरी टेंस। ऑफ कोर्स हमारी बरादरी से है हलीमा और हमारी मीडिया इंडस्ट्री से है। सो जब भी कोई इस तरह की चीज़ हमारी ही कम्युनिटी, ऑफ कोर्स कहीं पे भी होती है तो बुरा लगता है और आपको बहुत रंज होता है आपको, लेकिन एट द मोमेंट यकीनन आई नो हर, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। वो अपनी फैमिली के हमरा वहाँ गई हुई थी और उनकी फैमिली के काफ़ी लोग भी मिसिंग थे। उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनमें से 3 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन बाकी 3 जो हैं, हाँ जी, बाकी जो 3 हैं उनके अलावा 5 लोग और थे, 3 की डेड बॉडीज जो हैं वो मिल गई हैं, लेकिन बाकी 3 जो हैं वो फ़िलहाल मिसिंग है। हम उम्मीद यही करते हैं कि वो जहाँ से भी मिले अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिन के लिए गुम हो जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आप उम्मीद छोड़ दें, उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। रेस्क्यू टीमें जो है उनका ऑपरेशन जो है वो जारी है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो खैरियत से होंगी। बहुत सारी दुआएं उनके लिए। अच्छा, आज का मौजू बड़ा मज़ेदार सा है। मैं जब भी सोचता हूँ मौजू के बारे में तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसी हो जिस पर वैस्ट डिस्कशन हो सके। कभी किसी से आपका रिश्ता बनता है, चाहे दोस्ती का, चाहे मोहब्बत का, चाहे मियाँ बीवी का, चाहे सास और बहू का, चाहे बहन भाइयों का। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप इस शख्स को जानते हैं? कोई साल का टाइम पीरियड होता है कि यार 10 साल के बाद, आई थिंक मैंने इसके साथ 10 साल गुजारे तो मुझे इसका लिटी ग्रिटी पता है। जैसे फॉर इंस्टेंस माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स, 23-24 साल से माशाल्लाह हम लोग साथ में हैं एंड वी वेरी गुड फ्रेंड्स। हम गुड क्या, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं माशाल्लाह ज़िंदगी में, हर बात एक दूसरे की पता है और एक दूसरे को बातें भी सुना देते हैं, पैसे भी मांग लेते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है, क्या ये दावा किया जा सकता है किसी को बहुत सालों के बाद जानने के बाद कि हाँ ये इस शख्स को मैं जानता हूँ? हलीमा, कमिंग टू यू, बट लेट मी टेल यू दिस, टुडे ज़ैनब इज़ नॉट हियर, ज़ैनब इज़ नॉट इन द सिटी। वो उसने अपने खावंद के साथ किसी दूसरे शहर पे जाना था और वो वापस नहीं आ सकी, लेकिन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। आज हम भूखे मर जाएंगे, कुछ और खा लेंगे, क्या करें, बाहर से रोटी मंगा लेंगे। उसे क्या लगता है कि वो नहीं आएगी तो हम रोटी भी खा सकेंगे, खाएंगे रोटी आज। ये बिल्कुल आपने वो वाली बात की जो ससुराल वाले बहुओं के कहीं जाने पे करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं, हम खाना बाहर से मंगवा के खा लेंगे और बहुत अच्छा मंगवा के खाएंगे। यार आप लोग ये करें, आज हमारे साथ ये करें, बहुत अच्छा मंगवा लें। अच्छा हलीमा, कमिंग टू यू, मुझे बताओ, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप किसी इंसान को जानते कुछ सालों के बाद, ये किसी खास रिश्ते में आप कह सकते हैं? यार मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी रिश्ते में दावा कर सकते हैं कि आप किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पे जानते हैं। आप उसी इंसान को मुकम्मल तौर पे जान सकते हैं जो आपको बताना चाहे कि वो क्या है, वरना मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सालों की शराकत के बाद, बहुत सालों के रिश्ते के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ अपना राब्ता जो है वो ख़त्म कर देते हैं। पता लगता है कि कोई बंदा जो है वो चीट कर रहा था अपनी वाइफ को, कोई वाइफ जो है वो चीट कर रही थी अपने मियाँ को, तो तो वो साथ रहे होते हैं और बहुत सालों का ताल्लुक भी होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है ऐसा जिसको आप लगता है कि आपको लगता है वो उनको बहुत बेहतर से जानते हैं। माँ और बेटा, मेरा नहीं ख्याल, मैं यही कह रही हूँ ना, जो भी इंसान चाहता है, जैसे मैं फर्स्ट सपोज चाहती हूँ कि आप मुझे जान जाएं तो मैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन दूंगी, वरना लोगों के दिलों में इतने भेद हैं। माँ को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, बेटा हमें तो चक्कर आ जाएंगे, हम गिर जाएंगे। क्या मैं यही कहने लगी थी, आप क्या कह रहे हैं? एक बार तो हमें चक्कर आएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2 पे करते हुए तो मैं तो नीचे रुड़ जाऊंगा। पर हलीमा, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि
माँ, क्योंकि माँ अक्सर कहती है कि वो उसको अपने बच्चे के बारे में सब डिटेल पता होती है, उसे पता होती है उसका बच्चा क्या कर रहा है और उसका बच्चा क्या करने वाला है, हालांकि बच्चा पता है ये ना देखो हुमायूं, मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बहुत सारी माँ ये दावा करती हैं कि हमें अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, वो खाना कौन सा उसको पसंद है, उसको टूथपेस्ट कौन सा पसंद है, वो ब्रश कौन सा यूज़ करता है, ये बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा। ये मतलब ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लड़के जो हैं उनकी माँओं को मैंने खुद ही कहते हुए सुना, हमारे बेटे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, और बेटा जो है ना उनका बाहर निकल के देखो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह की पनाह उस लड़के से कि वो क्या क्या बाहर कर रहा अच्छा, बस इनसाइड उसे पता होता है, उस माँ को पता होता है कि इससे किया होता है। नहीं, अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो माएँ होती है ना वो मुस्तकिल एक डिनाइल फेज में होती है। मेरा बेटा कर ही नहीं सकता ऐसा कुछ, उनको लिटरली कोई आके भी बता देना, वो कहती है नहीं सबूत लेके आओ वरना मैं मानूंगी नहीं, और सबूत भी आ जाए तो वो कहती है नहीं मैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप कत्ल भी करके आ जाए ना, कुछ लोग वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मिसाल दे रही हूँ, वाकई नहीं करना किसी ने, आजकल लोगों को बहुत शौक है एक दूसरे के साथ कुछ गलत सलत करने का, आप कत्ल भी करके आ जाना, वो कहेंगी नहीं अगले बंदे ने इससे मारा होगा तो इससे जवाबन ऐसा कुछ किया कि वो मर गया, वो नहीं मानेंगी। अच्छा, मेरी इस पे राय बड़ी मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि जो माँ बाप होते हैं ना उन्हें अंदाज़ा होता है अपनी औलाद का, वो शायद डिनाइल वाला वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं डिनाइल पे नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अंदाज़ा होता है कि उनकी औलाद ये कर सकती है, ये करने की पोटेंशियल रखती है या नहीं रखती, क्योंकि माँ बाप बड़े क्लोजली बच्चों को जानते हैं और क्योंकि उनके तन से वो चीज़ गई हुई होती है तो आपको वैसे भी एक वाइब आ जाती है। हाँ, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें अभी तरबियत पर ये भरोसा होता है कि जितना हमने इसे सिखाया और हमने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई तो इसलिए इस तरह की चीज़ नहीं। अच्छा, लेकिन हुमायूं एक बंदा है, चलो मैं नाम नहीं लेती उसका, चल ले लेते हैं नाम, जाहिर जाफर के बारे में अगर हम बात कर लें, उनके पेरेंट्स को पता था सब कुछ क्या कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज़ आई नो जाहिर, मैं जाहिर को जानता हूं, सब कुछ पता था कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। फिर उसके साथ तरबियत भी उन्होंने कोई खास नहीं की हुई थी, वक्त ही नहीं था दोनों के पास कि वो तरबियत कोई खास ही उसकी करते, फिर क्या रीजन थी कि वो उसके साथ चिपके हुए थे कि ये हमारा बेटा बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपने शायद एक राइट पर्सन इसलिए के लिए कि मैं जाहिर को जानता हूं, मैं पर्सनली भी जानता हूं, नॉट दैट क्लोज, मैं इतना क्लोज नहीं था लेकिन मैं जानता हूं दोनों को, बहुत ब्रीफली जानता हूँ, पर मैंने उनको उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप भी कई एक दफ़ा देख लिया, मैंने जिक्र भी किया था शायद ऑफ द रिकॉर्ड आपसे, वो इस वजह से क्योंकि हलीमा उनको कहीं ना कहीं पता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, पर जाहिरी बात है अपना नाम रखने के लिए नहीं, देखो वो तो बहुत एक्सटेंसिव चीज़ पे वो चला गया ना, वो तो एक्सट्रीम पे चला गया वो, ठीक है, अल्लाह ताला मैं क्या ही उसके लिए दुआ करूं, उसके लिए तो मुझे दुआ भी करते हुए मेरे अल्फाज साथ नहीं देते, मेरे अल्फाज साथ नहीं देते क्योंकि मेरा मैं आई एम सो सॉरी, मैं उस मामले में बड़ा अजीब सा हूँ, शायद मुझे आई नीड टू लर्न ऑन दैट टू, बट कमिंग बैक टू हलीमा का सवाल, उसके वालिदैन को बहुत पता है जब आप अपनी वालिदा के साथ बदतमीजी कर सकते हैं और इस हद तक बदतमीजी कर सकते हैं कि आपके रोंगटे, दूसरे बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं कि इसने अपनी माँ के साथ ही हरकत की है, फिजिकल अब्यूज की तरफ जा सकते हैं, इसने अपने बाप के साथ ही हरकत की है, और ये करके देख के फिर आप कैसे नहीं मान सकते कि उसने किया होगा। और ये बात बार बार आप अगर उस केस के बारे में कहें तो बार बार जा बजा उनको बताया जा रहा था, उसका बेटा उनको फोन करके बता रहा था, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, कहते ये नहीं इस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। सो समहाउ व्हाट हलीमा इज सेइंग इज राइट टू, बट उनको लगता था कि शायद ये इतने एक्सट्रीम पे नहीं चला जाएगा, बट ही डिड। कमिंग अब मैं किसी दूसरे रिश्ते के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाएगा टॉपिक हमारा, जैसे आप सास और बहू का रिश्ता है, एक सास को लगता है कि वो अपनी बहू को पहचान गई है, ये कितनी शातिर और कितनी तेज़ है ना, मुझे अच्छे तरीके से पता है, ये जितनी चालाकियाँ कर ले इस वजह से उसका रिश्ता ठीक नहीं होता। कभी आपने एक चीज़ बता रहा हूँ आज ये सिखाने के लिए, कभी कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में अच्छा सोच के देखें, आप सोचें ये जो कर रहा है किसी वजह से कर रहा है, इससे पता है क्या होगा, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम बहुत बड़ा बैगेज लेकर ज़िंदगी में चल रहे होते हैं दूसरों के खिलाफ, हम एक दिमाग में होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस इंसान अच्छा नहीं लगता, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक इंसान है जो मुझे नहीं पसंद, ठीक है, एंड एक्चुअल में नहीं पसंद, वो कल मैं एक इवेंट पे गया, वहाँ पर भी मौजूद था, मैंने उसको बहुत स्नैप किया, मैंने मतलब स्नैप इस तरह कि मैंने उसे सलाम भी नहीं किया, मेल है फीमेल है, मेल है, मैंने तीन लोग आए, 2 को सलाम किया, मैंने उसको इग्नोर किया, उसे पता है कि इग्नोर करता है, बिकॉज आई डोंट लाइक, वो बहुत गीबत करता है और बहुत बुरी तरह मैं भी करता हूँ, लेकिन उसने बहुत फजूल सी बातें करी जो भी हुआ, लेकिन मैंने घर जाके सोचा कि नेक्स्ट टाइम आई सी हिम आई विल मीट हिम, if he is coming, he is saying salam, I'll gonna say salam to him, मैं उसको सलाम करूं, क्यों? क्योंकि मैंने बैगेज लेकर नहीं चलना, ये वजन मेरे शोल्डर पर है,
ये इतनी ज्यादा वजन है कि मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार ये इंसान बुरा होगा और करते 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 मैं कहां तक पहुंच जाता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे से उसकी बुराई भी कितने लोगों के सामने निकल जाती है कि यार ये बंदा ऐसा है, मैंने तो इससे मिलना ही नहीं। और मैंने कहा भी, मैंने बहुत जो लोगों का कि प्लीज अगर ये हो तो मुझे मत बुलाना, विच इज़ वेरी नेगेटिव। कि यानी कि उनके दिमाग में मैंने एक चीज़ डाल दी कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है। कल कलौतर कोई छोटी सी चीज़ भी गलत करता है ना तो वो लोग कहेंगे हाँ ही वॉज राइट, हाँ ही वॉज राइट, उसने तो बोला था। तो यानी कि हो सकता है वो मेरे साथ उसका रिश्ता अच्छा ना हो सकता है मेरे साथ उस दिन क्या पता नहीं क्या सिचुएशन हो, ये मैंने जिंदगी भर की है। अच्छा, हो सकता है गलत ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही। आप हर किसी की स्टोरी में विलन या हीरो नहीं हो सकते। आप किसी की स्टोरी में विलन बन जाते हैं, आप किसी की स्टोरी में हीरो बन जाते हैं, किसी की स्टोरी में आप कुछ किए बगैर ही विलन बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल एक जो है, हाँ वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिश्तों को हमने जोड़ा हुआ है विलन की शक्ल में, तो वो आपको अगला बंदा विलन ही लग रहा होता है। हाँ, कुछ ऐसी मिसालें भी ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में मौजूद होती हैं उन रिश्तों से रिलेटेड, उन रिश्तों के ऊपर से आपका एतबार उठ जाता है और आप कहते हो यार ये तो कभी अपने बन ही नहीं सकते। बहुत सारे ससुराली रिश्ते जो हैं उनके बारे में अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, आपकी बात सॉरी काट रहा हूं, आपका लिबास बहुत अच्छा लग रहा है, सादा लेकिन खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। क्या बना रही है? ये मेरे अपने कपड़े नहीं है, ये मेरी बहन के कपड़े हैं, जिससे मैंने कहा कि प्लीज जब तक कपड़े दे दो। आदि मैं उसकी अब अलमारी ले आई हूँ, फिर जब वो पहन लूंगी तो वापस करके बाकी आदि ले। आप मुझे सिर्फ पे क्या करेंगे आज? कुछ भी नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपको मिलाएंगे अपने मेहमान से कि मजा आएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे सुबह कि आप किसी इंसान को कितना जानते हैं, कितना उसके बारे में दावा कर सकते हैं। मेरे तो ख्याल से नहीं कर सकते दावा, लेकिन हुमायूं कह रहे हैं कि पेरेंट्स शायद कर सकते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सिनेरियो जो है वो मैं फ़खर का दावा कर सकता हूँ। मैं फ़खर को जानता हूँ, मुझे हर बात में पता होता है कि फ़खर ने आगे से क्या कहना है। अभी अगर इम्तियाज से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम, वो सिर्फ वर्क प्लेस पे होगा, घर पे शायद आप ना जानते हो, तो फिर पूरा तो नहीं जानते। यानी कि तुम क्या कहना चाह रही हो कि घर में वो बेचारे मासूम है, वो हर काम कर लेते हैं, यहाँ पे शेर बने हुए। ये देखे आपके अपने ही गिराते हैं नशेमन पे। मैंने तो अच्छी बात की है। मैंने कुछ नहीं कहा। जो इंसान अपने घर पे अच्छा होता है, जो इंसान अपने घर जो बाहर डाटा होता है ना, वो घर में नहीं होता। घर में उस बेचारे को दाल भी वो कहता है कि यार शनाख्ती कार्ड दिखा और दाल ले ले। नहीं, ऐसी बात दूसरी प्लेट। अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए अपने घर वालों से। ऐसे यार हम चले से अच्छा, मुझे लगता है डेविड बहुत डाटा होगा। डेविड विल बी अ वेरी डाटा है ना, यहाँ पे बोलता नहीं है घुन्ना। नहीं, मुझे डेविड की वाइब आती है कि डेविड की मर्जी के बगैर पत्थर है। डेविड जरा मुंडी तो हिला दो। हाँ, देखा, मैं तो किसी को नहीं जानती भाई, मैं किसी के बारे में दावा नहीं कर रही कि मैं उसको जानती हूँ। मुझे नहीं पता लगता लोगों का, लोगों को मेरा पता लग जाता है, मुझे लोगों का अच्छा, मैं तुम्हें कॉल असद भाई का मैं तो बताता हूँ। असद भाई डांटे हैं घर नहीं नहीं, जोक का बनवा लेता हूँ इनसे, लोग ऐसे बनवा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे डांटे बनते हैं। ये बेगम के सामने, बच्चों के सामने मैंने को देखा वीडियो कॉल पे। वैसे ही कह रही हूँ। नहीं, वीडियो कॉल पे देखा जो बच्चे कहते हैं। नहीं, बच्चे अलग चीज होते हैं और घर वाले अलग चीज। बच्चे तो जाहिर आपकी जान होते हैं, उनके अंदर आपकी जान बसती है। अच्छा, हम लोग जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम इमिग्रेशन के हवाले से बात करें। आपके इंटरेस्ट का थोड़ा सा टॉपिक है, कान लगा के सुनो इस बात। क्या बात है। इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में स्किल्ड इमिग्रेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके सोचते हैं कि हमारी इमिग्रेशन जल्दी से हो जाएगी। अब ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर आज से 10 से 15 साल तक पहले तक आप देखें तो बाकी ऐसा होता था, आपकी डिग्री को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। बट अब जो है वो सिनेरियोज कुछ चेंज हो गए हैं। वहाँ पे स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर अगर आप स्किल्स हासिल कर लें तो आपकी इमिग्रेशन में बड़ा आपको फ़ायदा होगा, और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अभी भी आपकी इमिग्रेशन हो सकती है। टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट एजुकेशन एज वेल। ठीक है, बाहर जाना है आपने तो उसके क्या क्या रास्ते हैं। ऑफ कोर्स फॉर अ गुड, हम ये नहीं कह रहे कि हम आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाए, लेकिन फॉर गुड क्या क्या आपके पास है। आपके पास इमिग्रेशन है, आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, आपके पास मास्टर्स है, बैचलर्स है। लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑल सिनेरियोज इन डिटेल। उसके लिए क्या प्रीरेक्विजिट है, क्या करना है पहले, क्या करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे वीज़े, कौन सी कंट्रीज में वीज़ाज अभी नहीं अवेलेबल, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पर स्क्रूटनाइजेशन ज़्यादा है। ये सब कुछ हमें बताएंगे जिनकी अपनी
कंसल्टेंसी है? हाँ बिल्कुल, कंसल्टेंसी आसिफ उनकी कंपनी है आसिफ कंसल्टेंसी के नाम से, और वो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफ़र करते हैं। हमारे साथ जी उस कंपनी के CEO जो है वो मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ साहब। आप लोग भी कॉल करके इनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम फाइन, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैर। थैंक यू। आप जल्दी उठते हैं या हमारी वजह से उठ के? बच्चे हैं भाई। वो उठा देते हैं। उनका अलार्म किसी भी टाइम ऑन हो सकता है। उनका अलार्म सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 2 years की बेटी। अच्छा, अलार्म बड़ा फिट है, जोर का अलार्म है, जबरदस्त जोर का अलार्म अलार्म है। अच्छा आसिफ साहब, सबसे पहला सवाल पूछेंगे, आपने इतना वक्त जिंदगी में गुजारा, बच्चे भी आपके हैं, आप बताइए कि क्या किसी को दावा किया जा सकता है कि इस इंसान को मैं जान गया हूँ, पहचान गया हूँ, इसकी हर आदत से मुझे वाकिफ है, इसकी अगली चाल भी क्या होगी मुझे पता है? जी बिल्कुल। किसके बारे में आप ये कह सकते हैं? कौन सा रिश्ता आपकी जिंदगी में ऐसा? ये अभी बहुत रेयर होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बनाया है, वो आपका टीचर होता है। नॉट लाइक दैट कि कोई आया 2 घंटे बैठ के, जिससे आपने तहजीब और अखलाक सीखा है, और जो आपको अब तो बहुत कभी किसी ज़माने में मैंने एक TV शो देखा था, वो अशफाक अहमद साहब का था, वो लगता था 100 किस्से 100 अफसाने टाइप था जी जी। उसमें एक देखा था मैंने, और मैंने उस टीचर को देखा था, और फिर बड़ी मुश्किल से वाकई मुझे अपनी लाइफ में ऐसा टीचर मिला। ही नोज़ वेरी वेल अबाउट मी, उसको मेरी हर चीज़ का पता होगा। बिल्कुल। और अभी मैं ये कहूँगा, हम जेनेरिक बात ही कोट करते हैं तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल पहचान में आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपके उस्ताद जो आपको पहचानते हैं, आप किसी को पहचानते हैं? दावा कर सकते हैं किसी को कि आप, मैं किसी को बड़ा हम गेस कर सकते हैं, माशरे को, उसके मिजाज को देखते हुए, उसकी पर्सनालिटी में कितना जल्दबाजी है, इस्तकामत है नहीं है, वो आप 5 to 10 मिनट्स में भी गेस दे सकते हैं। हर बंदे के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करा होता है कि उसने पब्लिकली कितने लोगों को डील किया है। माइट भी मेरा 80 to 90% ठीक होता है। आप किस रिश्ते के बारे में कहेंगे? अपनी बीवी को, अपनी माँ को, किसको पहचानते हैं आप सही तरह? अगर ऐसी बात की जाए ना, तो हम किसी को नहीं पहचानते। मैं ऐसे इत्तेफाक करूँ। यस, हम गेस कर सकते हैं कि यार इसकी ऐसी सोच होगी या हो सकती है। नहीं, लेकिन उसमें भी ये है ना कि वो बंदा आपको बताना चाह रहा है, नहीं बताना चाह सकता है, वो छुपाना चाह रहा हो, छुपाने में बड़ा अच्छा हो। जैसे हुमायूं से अब्बासी हैं, छुपाना चाहते भी और छुपाने में बड़े अच्छे भी हैं। मैं छुपाना भी चाहूँ तो नहीं छुपा पाती, लोगों को पता लग जाता है मेरे बारे में कि इसका कोई मसला चल रहा है। नहीं, मैं भी छुपाने में, देखिए मैं बड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ। कम्स टू, लोगों को लगता है कि इसके बारे में सब पता है, ये लोगों को लगता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट। मैं काफी गेस करती रहती हूँ, कभी कभी गेस सही भी निकल आते हैं, कभी गलत भी निकल आते हैं, लेकिन हुमायूं खुद से नहीं बताते। इस चीज़ पे इंटरप्ट करूंगा मैं, प्लीज। जी जी जरूर। आपके हर इंसान के अंदर एक पूरी कायनात बस रही है। वो अपनी फिल्म का खुद ही हीरो है, उसने खुद ही विलन सेट किए हुए हैं, उसने सब चीज़ें खुद सेट की हुई हैं, खुद इसका प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है। अब वो किसी को कैसे खस कर रहा है, ये तो उसकी सोच पर डिपेंड करता है ना। अगर हम 2 अरब बंदे भी बैठ के कहना शुरू कर दें, नहीं यार ये तो सूरज की लाइट है, तो हम इसको सच तो नहीं कह सकते ना, ये नहीं है। बेशक उससे तेज है, तो ये तो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड। लेकिन लेट मी गिव यू अ न्यूज़ है, मैं अपनी फिल्म का हीरो तो हूँ, विलन भी मैं खुद ही हूँ, ठीक है। अपने साथ ज्यादतियाँ भी मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को मेरे साथ विलन बनने की जरूरत नहीं है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट। मैं अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हूँ, अपने लिए बुरा करने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। नहीं, अच्छा अभी ब्रेक के टाइम तो मैं सवाल कर लूँ फिर इमिग्रेशन वाला। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारी अलीमा ने इस बात की स्किल्ड इमिग्रेशन की, अभी इसको मैं बिल्कुल साइड पे करता हूँ, हम एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। जी बेहतर। किस टाइम जाना आपको लगता है बेहतर है? लोग अक्सर बहुत कम लोग बैचलर्स के लिए जाते हैं बाहर, और कुछ लोग मास्टर्स करने के लिए बाहर जाते हैं। मास्टर्स का क्राइटेरिया परसेंटेज ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे, किस में ज़्यादा बेहतर है जाना? क्योंकि फाइनेंस मास्टर्स में कम लगते हैं, बैचलर्स में बहुत ज़्यादा लगते हैं, 4 साल की डिग्री है। सर मास्टर्स में जाना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है। वाई? यार एक तो बैचलर लाइफ में ना आप टोटली इमेच्योर होते हो। सेकेंडली यहाँ पे ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। हम एवरेज मिडिल क्लास से हमारा मुल्क डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने एक बच्चे पे 35-40 लाख रुपया लगा के उसको भेज दिया है, और यहाँ से तो हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चा हमारा चला गया, आईफोन भी आ जाएगा, ये सब कुछ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे महंगाई कितनी है, एक एवरेज इनकम क्या है बच्चे की, उसने 20 आवर्स पर वीक में या 30 आवर्स पर वीक में कितना कमाना है, उसने खुद कितना सर्वाइव करना है, और उसने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी पे करनी है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि बच्चों ने यहाँ से गए हैं तो उन्होंने अगले सेमेस्टर की फ़ी दोबारा घर से मंगवाई है।
अच्छा, ओ तो कैसे करेंगे ना, वहाँ पे तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड डोंट यू थिंक आसिफ साहब, ये सवाल मेरे पास तो बहुत सवाल आज आपके लिए, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो होता है गाड़ी पकड़कर यूके निकलना चाहता है, नाउ यूके इज सो क्राउडेड कि वहाँ पर अब, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता था इस सवाल जब पूछूंगा ब्रेक आ जाएगी। यूके में जाना अब मुझे लगता है कि इज़ नॉट टेक्निकल, इट इज़ नॉट अ लॉजिकल डिसीजन, ये मुझे लगता है, क्योंकि बहुत पाकिस्तानी है, बहुत हार्ड जॉब्स हैं, रेलिवेंट जॉब मिल ही नहीं रही है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस हाजिर होंगे, यहीं से बात शुरुआत करेंगे उसकी। आपका अगर बच्चा चाह रहा है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए और यूके जाके पढ़कर फिर वापस आ जाए, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए बात। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद है। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं यूके का पूछ रहा हूँ, हर जगह पे, कल भी मेरे पास हमारे घर खाली हुआ तो रेंट पे लेने के लिए कुछ लोग आए, जो मेरा वहाँ पे घर है, तो वो लोग, क्योंकि हम वी नॉट देयर, हम वहाँ होते नहीं तो फिर हमारे घर आना पड़ता है, तो वो आए तो उसने कहा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे को यूके भेजना है। तो मेरा तकरीबन 90 लाख का घर है, तो मैंने वो 90 लाख देने उसे, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे तुम 90 लाख। मैंने कहा खुदा के लिए किसको आप ये पैसे दे रहे हैं, मत करें। और यूके इज़ टू सैचुरेटेड एट द मोमेंट, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है। मैं गलत हूँ? बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस चीज़ में यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाता है कि यूके जो है हर किस्म के स्टूडेंट को ले रहा है, मतलब बैचलर्स के बाद भी गैप एक्सेप्ट कर रहा है। पहले जो उन्होंने किया है बहुत बड़े बड़े मतलब लेंथी गैप्स को भी एक्सेप्ट किया उसने, फिर इवन के इंटरमीडिएट के बाद भी उसने काफ़ी ज़्यादा गैप्स के बच्चों को लेना शुरू किया, बहुत ज़्यादा बच्चे चले गए। फिर उन्होंने एक ई-सोल लगाया कि आप मैट्रिक पास भी हैं तो आए साल के वीज़े पे, मतलब आप 6 महीने पढ़ें, 6 महीने का वर्क परमिट आपके पास। तो क्या हुआ कि जितना उन्होंने कोविड में अपना लॉस किया था उन्होंने अपना पूरा कर लिया, तो मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स उन्होंने इकट्ठे कर लिया स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू। उन्होंने 2-2 साल का आपको वर्क परमिट अभी ऊपर से कह दिया कि आप जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे हम आपको दे देंगे। उसको फिर आप क्या करेंगे ना, 2 साल का आपको फील्ड से रिलेवेंट तो जॉब मिलेगी नहीं, 2 सालों के बाद आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट स्टे फर्दर आपने स्टे करना है, डेफिनेटली आप पाकिस्तान से पैसा मंगवाएंगे या किसी और कंट्री से, आप वहाँ पे करेंगे एम्प्लॉयर्स को, वो आपको वर्क परमिट इशू करेंगे, यू विल पे द टैक्स। इस तरह उनकी इकॉनमी बेहतरीन चलती रहेगी। जब उन्होंने ये देखा कि बच्चे तो आगे, उन्होंने 5-5 साल के वर्क परमिट्स ले लिए हैं, उन्होंने एक नाइट चेंज में उन्होंने क्या कर दिया कि भाई अब आपको 10 साल रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट इंडेफिनिट वीज़ा, जिसको हम PR कहते हैं। दूसरी साइड पे इसका सबसे बड़ा यह है कि ग्रीड है यहाँ पे मेरे जैसे लोगों की, कंसल्टेंट्स की, कि दे आर गेटिंग हायर कमीशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है यूके की, तो आपको वीज़ा फ़ौरन मिल जाता है, कमीशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, हर जगह यूके कर दी है। अच्छा, लेकिन देखिए आसिफ साहब, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वाकई हम देखते हैं कि जो भी हमारी फैमिली में बंदा बाहर सेटल्ड है, उसकी फैमिली यहाँ पे है, या उसकी फैमिली भी अब उसके साथ बाहर सेटल्ड है, जब वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं, पानी की तरह वो पैसा बहाते हैं, पानी की तरह चीज़ें खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे जो एक बच्चा है वो तो यही देखेगा ना कि भाई वो लोग स्टेब्लिश हैं, मेरी भी एंड रिज़ल्ट यही होना चाहिए कि मैंने वहाँ तक पहुँच जाना है। US में अब हम देखते हैं कि जी वो वीज़ा दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं जो यहाँ भी हैं उनको भी, उनका भी जीना हराम कर दो ताकि वो यहाँ से चले जाएँ, जब से उनके जो सदर साहब हैं वो आए हैं। अब बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग जाने के लिए अप्लाई करते हैं। हम किस तरह से बच्चों को बताएं कि ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 4-5 नाम सुन के तो वो बड़े हुए हैं, अब उनके दिमागों में वही 4-5 नाम है कि यहीं पे जाके हमने सेटल होना है। ओके, मैं इस चीज़ को इस तरह से बयान करूँगा कि अब हम USA की बात कर लें। आई थिंक रिसेंटली आप कह सकते हैं 4 to 5 वीक्स के अंदर मैंने 2 वीज़ाज़ अप्लाई किए, मेरे दोनों विजिटर वीज़ाज़ लग गए। ठीक है, वीज़ाज़ रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखें कि आपकी पर्सनल उसके अंदर आप किस कैपेसिटी में अप्लाई कर रहे हैं ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे बहुत से फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर हम बात ये करते हैं कि जैसा आपका पहला क्वेश्चन ये था कि बाहर से लोग आते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। कभी हमने ये देखा है कि वो साल के 11 महीने जो उन्होंने वहाँ पे लाइफ गुजारी है वो कितनी टफ गुजारी है, मतलब वो 18-18 घंटे 16-16 घंटे जॉब करते हैं। अब किसी से पूछे ना भाई वो यहाँ पे तो है कि यार मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने बल्कि कल रात में किसी डिस्कस कर रहा था, कहते जी हम यहाँ पे ना मेरे रिलेटिव्स ने घर बनाना है, तो बताएं काम है कि क्यों,
तो यूके नेशनल है, कहते बस उन्होंने अब दिखाना नहीं मोहल्ले को कि भाई बस पैसे हैं। अब वहाँ पे उसने लाइफ कैसी गुजारी है, बहुत टफ है यहाँ की निस्बत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का अगर इतनी मेहनत आप यहाँ पे करें कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आज भी अगर पाकिस्तान की, अब वैसे तो हमें हर बंदा कहता है यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल हैं, काम नहीं है, कुछ नहीं। आज भी अगर आप लाख रुपए लगाएं, उसका टर्नओवर 25 to 30% है। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, लेकिन वो हम टैक्स वैक्स नहीं पे करते, तो खैर बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं। आसिफ भाई, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन जरूर करूंगा, या जो आपने बात कही है ये डिफिकल्टी याद रहे मेरे जितने प्यारे भाई मेरे दोस्त सुन रहे हैं जो मेरी उम्र के, जो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर इज नॉट एन ईजी लाइफ, आपको लग बता जाएगा, आपको ये लगता है यहाँ से फ्रीडम मिल जाएगा, माँ बाप की सख्ती नहीं होगी, पार्टी करेंगे, काम भी करेंगे, 8 घंटे काम होगा, फिर उसके बाद पार्टी, और ये नहीं होता भाई ऐसा कुछ भी। वहाँ पे आप जाके देखो, जो आपको दोस्त बुला रहे हैं ना वहाँ पर, आपको उनका ये होगा, उनके शायद खानदान वाले वहाँ पर रहते हैं, वो उसके पास उनका जो एक्सपेंस है रहने सहने का वो नहीं होता होगा, किसी ने जॉब लगवा दी हो कहीं पे, आइडियल सिचुएशन मिल गई होगी। आप प्लीज, अगर आप ये सोच रहे हैं वही 80-90 लाख रुपया जो आप अपना घर बेचकर लगाने लगे हैं, 60-70 लाख रुपया, वो पाकिस्तान में आप बिजनेस में लगाएं, यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न। अपने मुल्क की बात मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, कुछ और है। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, व्हाई नॉट, फेयर इनफ, गो अहेड। अच्छा, मूविंग ऑन। अब आपसे मैं यूके की हम बात करें तो हम यूके पे ही थोड़ी देर रहेंगे। मुझे बताएं, अगर आपको यूके पे मिल जाता है मास्टर्स का, अक्सर लोग कॉलेजेस में थोड़े से पैसे 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए देकर कॉलेजेस में चले जाते हैं, एट द एंड उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि लाइफ इतनी टफ होती है, ना रेलेवेंट जॉब मिल रही होती कि वो इतने थक चुके होते हैं कि दे हैव टू कम बैक। सर पहले थोड़ी सी अपनी फिगर्स ठीक कर लें, अब गोरे भी सियाने हो गए ना सर जी। अच्छा, मैं 18-20 पे नहीं हो रहा? नहीं सर, एटलीस्ट आपको 8 to 9,000 पाउंड्स देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर 7,000 पाउंड्स भी देने पड़ रहे हैं तो इंश्योरेंस, वीज़ा फी मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यार। आप अब यूके भी सस्ता नहीं रहा? नहीं, सस्ता नहीं रहा कुछ भी अब सस्ता नहीं रहा है। नहीं, यूके में पहले सस्ता इस तरह था कि आप फीसें उतनी थी, यहाँ से इनिशली पेमेंट आप कम दे दें, अब वहाँ पहुँच के 2 महीने के अंदर बाकी पहले सेमेस्टर की फ़ी क्लियर कर दें। अब देखो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है ना, उसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप हेल्थ साइंस से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हो तो माइट भी आप एडजस्ट हो जाओगे, इजीली एडजस्ट हो जाओगे। आप आईटी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो हो जाओगे। अगर आप कहते हो कि यार मैंने यहाँ से वहाँ पे एमए इंग्लिश करने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब ये यहाँ से भी आपने मास्टर्स ऑफ इंग्लिश किया है, वहाँ पे भी मास्टर, तो आप तो गोरा आपसे इंग्लिश सीखेगा मतलब, या तो गोरा आपसे मार्केटिंग सीखेगा। उन्होंने, आपने यहाँ पे 14-16 साल की आपने डिग्री की है फाइनेंस में, वो एक डिप्लोमा कर लेगा कोई फिनटेक से रिलेटेड, तो आपको तो कोई भी नहीं देगा ना। आपके पास ना एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल किसी चीज़ का, ना कोई अच्छी इंटर्नशिप है, तो आपको तो जॉब्स नहीं मिलेंगी। मैं परसों की बात है, आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन यूके, कहते हैं मेरे पास यार मैनेजमेंट का मेरे पास वर्क परमिट अवेलेबल है, मुझे यहाँ पे लोग 35,000 पाउंड तक ऑफर कर रहे हैं जो स्टूडेंट वीज़े पे हैं कि आप हमें दे दें फॉर 3 years। लेकिन यार मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे फेक करवाना नहीं है यहाँ पे काम, और ओरिजिनली जो साउथ एशियंस है ये काम कर ही नहीं सकते। द लेवल ऑफ इंग्लिश रिक्वायर्ड या जो टेक्निकली यहाँ पे काम चाहिए टू डील विद अदर कंपनीज, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो यार मैं लॉस में नहीं करूँगा, ठीक है मैं खुद जैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन अबाउट स्किल्स एट द मोमेंट, दैट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ डिपेंड करेगी आपकी, आप पढ़ने क्या जा रहे हो। बट येट अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। हम इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इमिग्रेशन में आपको स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन आपकी हो जाती है अगर आपके पास लिस्ट, बहुत चांसेस होते हैं। अगर लिस्ट में जो नाम है, फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल बेस्ड लिस्ट है, यूके की है, हर कोई एक स्किल रिक्वायर्ड होता है उनके पास, उसमें उसकी डेफिशिएंसी होती है, स्कासिटी होती है, वो अपनी लिस्ट में डालते हैं और फिर वो लिस्ट आपको उससे आप देख लें अगर आप वो चीज़ आपके अंदर है या आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, उसके बाद आप स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं कॉलर लूँगा। हमारे साथ कौन है? आतिफ है शायद। आतिफ साहब हैं। आतिफ साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आतिफ भाई। वालेकुम सलाम सर, आतिफ बात कर रहा हूँ गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से। जी आतिफ भाई। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने अभी ट्यून इन किया आपका प्रोग्राम और बड़े ज़्यादा तरीके से सर जो है वो एलोबरेट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन सी बेस्ट स्किल्स हैं कि एक आदमी को सीख के बैरून मुल्क जाना चाहिए और किन कंट्रीज में जाना चाहिए जहाँ पे उन स्किल्स को जो है ज़्यादा अर्निंग हो। आतिफ भाई अगर आप शो देख रहे होते, अभी आपको पता है मैं सवाल यही कर रहा था और यही मेरा नेक्स्ट सवाल था इमिग्रेशन के हवाले से ही। बहुत अच्छा सवाल है, आई अंडरस्टैंड ये लोग पूछना चाहते हैं। आप अभी टेलीविजन पे स्क्रीन पे रहिए, यही सवाल है मेरा अगला। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम पूछना चाह रहे हैं कौन से ऐसे कॉमन स्किल्स हैं
कुछ कॉमन इस बड़ी कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इवन यूरोप कहीं पे भी आप कोई कॉमन स्किल्स है जिसकी बड़ी डिमांड है, वो अगर अभी कर लिया जाए या डिग्री की डिमांड है तो वो ज़्यादा बेहतर है? मैं तो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबरेट कर लूँ यूके के हवाले से। हर कंट्री के नॉर्मली ये असूल है कि आपको पढ़ने के बाद 2 साल का वर्क परमिट देते हैं, ताकि अगर आप फील्ड से रेलेवेंट कोई आपको जॉब मिल जाए तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप क्या चीज़ यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं और क्या उस मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। अगर उस कंट्री की उस मार्केट में डिमांड है तो डेफिनेटली आप सर्वाइव कर जाओगे। इट्स नॉट एन हार्ड थिंग फॉर यू। अब जैसे साहब का क्वेश्चन है सर का कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। नॉर्मली आजकल आईटी, आपका हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी हो जाए, आपका इवन नर्सिंग, ये लैब टेक्नीशियंस हैं, लेबॉर्ट्री मैनेजर्स हैं, बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डॉक्टर्स हैं, वट एवर कुछ भी हो जाए। ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें आ जाती हैं फील्ड्स आपकी। फिर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल तवज्जो भी नहीं दी जा रही, दे आर ट्रेड वर्कर्स। जो कि ट्रेड वर्कर्स हम उनको बोलते हैं जिन्होंने डीएई किया हुआ है। डीएई मैकेनिकल है, डीएई कोई भी डीएई से रिलेटेड हो चीज़ें। अच्छा आसिफ साहब, आप यहीं पे रुके। इन चीज़ों के हवाले से हम डिटेल में आके बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हवाले से, डीआई वर्कर्स के हवाले से। आप लोगों ने कहीं जाना, एक छोटे से ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएँ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे आसिफ साहब के साथ। वो बता रहे थे कि सिर्फ जो है वो हेल्थ वर्कर्स के हवाले से तो हम सबको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरे नंबर पर आती है, जिससे रेलिवेंट अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है तो आपको बहुत जल्दी जो है वो वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। आसिफ साहब, बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या आप लोअर मिडिल क्लास कर लें, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से पिछला सवाल रह गया था। अच्छा चलें पहले वो खत्म कर ले, फिर आपसे बता दें स्किल का कि कौन सा स्किल है जिसके लिए जिस पे आप जा सकते हैं, कोई कॉमन स्किल है जो आप सीख सकते हैं, और क्या खाली डिप्लोमा काम कर जाएगा या प्रोफेशनल डिग्री ज़रूरी है? ये इट डिपेंड्स, ये हर बंदे की प्रोफाइल पे डिपेंड करता होगा। फिर सेकेंडली इसमें ये होगा कि आप कंट्री किसको, रीजन कौन से को चूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत अच्छी उसमें आपको होप दे दूं कि आप ट्रेड वर्कर से डीएई करने के बाद आप उसमें आपका 2 साल से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस है, वहाँ से लेके पीएचडी होल्डर्स तक एवरीबॉडी इज़ अलाउड फॉर इमिग्रेशन, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो टैक्स सबसे ज़्यादा पे करते हैं वो इमिग्रेंट्स ही हैं। तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एज इट इज़ अगर आजकल हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर आप देखिए कि तकरीबन जितने भी वर्क परमिट्स वो दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वो कंस्ट्रक्शन के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इवन एक्सीवेटर ऑपरेटर्स, आपके ब्रिकलेयर्स, मेसन्स, ये प्लास्टर वर्कर्स, आपकी इवन के शीट वर्कर्स, प्लास्टर शीट वर्कर्स जो हैं इतने ज़्यादा डिमांड में है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर लोग ही नहीं मिल रहे कि हम कंपनीज़ को प्रोवाइड कर सकें। इंजीनियर्स की डिमांड है सर, इंजीनियर्स की बिल्कुल डिमांड है, लेकिन वो ज़्यादातर अगर इंजीनियर्स को देखा जाए तो इंग्लिश कंट्रीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ अ लाइसेंसिंग प्रोफेशन इन मैनी कंट्रीज। एंड बाय इंग्लिश कंट्रीज प्लीज ऑडियंस को बता दें, फिर हलीमा सवाल करेंगे। इंग्लिश कंट्रीज होती हैं जिनके हम 5 कंट्रीज जिसका हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, हम कॉलर की तरफ चलते हैं जी। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। उनके बच्चे बाहर जाने वाला है ना, गया है, चला गया पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई प्रिंसेस? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई को सलाम हो और आपके मेहमान को सलाम हो, और तमाम स्टूडियोज में जितने लोग होंगे उनको सलाम। अल्लाह सबको खैर आफियत में रखे, आमीन। अच्छा, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो पहले हालात थे दुनिया भर के, ना वो अमेरिका के, ना यूके के, ना वो हालात रहे नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जो पोजीशन है, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज वगैरह काफी चेंज हो गए, स्ट्रिक्ट भी हो गए, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लॉज क्या है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ लोग यंग लड़के जाना चाहते हैं वो सिर्फ इस बहुत सारे उनका विजन क्लियर नहीं होता। क्लियर इसलिए नहीं होता कि बस उन्हें पाकिस्तान छोड़ना होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा, इस चक्कर में जा रहे थे।
सबसे बड़ी बात है कि वो उनको ये समझना कि किस जगह वो कहाँ किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, उसमें क्या हालात हैं क्या नहीं। ये एक तो मुझे मेरा सवाल ये कि सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे करनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के स्किल्ड हैं लेकिन दे डोंट हैव द सर्टिफिकेट। अब जैसे हम सर्टिफाइड नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक्स हो गए, बहुत टैलेंट, लेकिन हमारे यहाँ जो अगर क्योंकि हमारे पास इनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होती तो उनको जॉब नहीं मिल सकती। वो जाते हैं फिर वो और जॉब्स कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन या दैट इज अ सेट रूल कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। दे विल नॉट जज यू, दे विल नॉट बी अ टेस्ट जिससे वो आपको जज करेंगे आपका स्किल क्या। बट वेरी गुड क्वेश्चन पुट इन, वी विल गो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छे दोनों सवाल आपने याहिया पूछे हैं। मुझे बताएं, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही है उसी में याहिया के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं लेकिन उनके पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है, किसी भी किस्म का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो वहाँ जाके कैसे प्रूव कर सकते हैं? उनको क्या पहले स्किल की जो डिप्लोमा है या जो भी सर्टिफिकेशन है वो हासिल करनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले? अदरवाइज किसी भी तरह उनका चांस नहीं है, उनको चाहे यहाँ पे जितना मर्जी काम आता हो। इसमें दो रूट्स होते हैं किसी भी बंदे को बाहर भेजने के वाले से। पहला रूट ये होता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर एन इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन के अंदर आप भेज रहे हैं तो दे हैव सेट मार्क्स के यहाँ पे आपकी इतनी क्वालिफिकेशन और ये आपके फ़लाँ इदारे से अप्रूवल। ऐसे हमारे पास टेक्निकल बोर्ड्स हैं, हर फेडरल का भी है, हर प्रोविंस का भी है। एंड इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्क परमिट, तो अगर वर्क परमिट का हम अगर देख रहे हैं तो नॉर्मली जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं दे विल आस्क यू फॉर अ वीडियो और फॉर अ स्किल फ्रॉम यू। क्या आपके पास अगर ये स्किल है तो फिर आप हमें अपनी वीडियोज़ और अपना इंटरव्यू प्रॉपर आप हमें करके दें, वीडियो के ऊपर बना के दें। इफ़ यू आर अ वेल्डर तो हमें वीडियो बना के दें कि आपको प्रॉपरली, यस, इफ़ यू आर अ ब्रिकलेयर तो आपको प्रॉपर ये करना। इफ़ यू आर अ मेसन तो हमें टेक्निकल चीज़ें बताएं, ठीक है? ये सब चीज़ें वो मांगते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रक ड्राइवर तो HGV लाइसेंस, आपके HTV लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एक्सीवेटर ऑपरेटर हैं या आप प्लास्टर वर्क कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर अपनी डेमोज दें। दे विल इंटरव्यू यू, आफ्टर दैट दे विल सेलेक्ट यू। अब उसके लिए आपकी, हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल्स है बट दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ जाता है लोगों को कि उनसे इंग्लिश ही नहीं बोली जा रही होती। तो अगर वो उनका ही आगे कहना ये होता है कि अगर आप यस और नो भी नहीं कर सकते हमें तो आप हमारे साथ आके काम कैसे काम करेंगे? मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होगी। इवन कि दे हैव प्रायोरिटाइज कि हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, हमें हेल्थ साइंसेज और फाइनेंस के लोग चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ स्किल है दैट इज़ बुचर्स और इनकी इतनी ज्यादा वहाँ पे जरूरत है। हमारे यहाँ तो बहुत इसका मतलब है फिर इम्तियाज का काफी नहीं, हमारे यहाँ तो बुचर्स हैं। आप देखिए किसी के पास किसी तरह भी हो, आपको कई दुकान पे जाएं, बुचर आपकी गर्दन काट के पैसे ले लेगा। बुचर्स तो पाकिस्तान में बहुत हैं, आप भेज दे पूरे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा, उनको ये टोके छुरी वाला नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो मशीन पे बुचरिंग कर सकता हो, ठीक है? सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी जो है वो 5.5 बैंड्स ऑफ IELTS और PTE का टेस्ट आपका होना चाहिए। फिर मत करना। No, 5 बैंड। यस सर, 5 is too low. सर देखिए ना वो नहीं, उन्होंने कहा ना कि इतना हो कि यस नो फलां इस तरह का आप कम्युनिकेट एटलीस्ट कर सकें। 5 is nothing यार, ये तो आप कर सकते हैं। 5 तो हारून भी कर ले, सब कर लेते हैं, लेकिन ये है ना कि फिर वो आपका फिर एम्प्लॉयर प्रॉपर इंटरव्यू करेगा। हाँ। आपकी वीडियो मांगेगा, आपको बोल के बताना है कि मैं ये बुचरिंग कर सकता हूँ या मैं। अच्छा आसिफ साहब, इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जब जॉब्स आती हैं कहीं पे आपने अप्लाई करना होता है, कहते हैं अप्लाई कर दो अप्लाई, जो मर्जी आया हुआ है, कोई वो अपनी क्वालिफिकेशन नहीं देखते। हो सकता है वहाँ पे इंजीनियर मांगे हुए हो। मैंने रिसेंटली एक बंदे का मेरे साथ हुआ, वो कहता है जी मेरे भाई का आप अप्लाई कर दें। मैंने जब वो जॉब्स देखी तो मैंने कहा ये तो इंजीनियर, मैडम आप कर दें अप्लाई, प्लीज़ कर दें, मैं इसको किसी न किसी तरह सिफारिश करा के इसका इंटरव्यू भी करा दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा।
हमें क्या, जो हमें वहाँ से रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है या हम लोग इतने बदनाम हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसकी रीज़न ये है कि हम देखे बगैर अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे हम उस चीज़ पे क्वालिफ़िकेशन हमारी पूरी नहीं उतरी होती, और वहाँ जाके हमें शर्मिंदगी का बायस बनते हैं हम कि अब उन्होंने कुछ और मांगा हुआ है, हम यहाँ से कुछ और उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं इनका आइंदा से इंटरव्यू के लिए ही नहीं इन लोगों को बुलाना है, इनको रिजेक्ट करो। नहीं, यहाँ पे ना सबसे बड़ा अब फ्रॉड होता है बहुत ज़्यादा ना इस मार्केट के अंदर। फ्रॉड किस तरह होता है कि अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक में पर्सन है, उसने कहा जी मुझे ना इंग्लिश टीचर, क्योंकि यहाँ पे मैं फेडरल गवर्नमेंट में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं यहाँ पे एज इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो यूके में मुझे जॉब मिल गई है जी। तो वो कह रहे हैं कि आप 1600 पाउंड फ़ी पे कर दें। मैंने कहा मुझे बताओ कि आपको यूके वाले इंग्लिश पढ़ाने क्यों बुलाएंगे? फेक जॉब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में होती हैं, लोग उन पे अप्लाई करके पैसे दे के फंस जाते हैं, उन्हें इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सेकंड, उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि जो जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा ना वो आप किस तरह नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया है ये जॉब। हाँ वो ठीक है, पैसों की खातिर आपको अगर बुला रहा है तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि वो आप वहाँ पर चले जाएं और वो फिर आपसे कहे कि आप तुम फोर्टनाइटली मुझे कमा के पैसा दो और मैं तुम्हारा टैक्स और ये बाकी चीज़ें पे करता रहूँगा तो तुम सर्वाइव करो, फिर वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। हाँ ये अगर आप कहेंगे कि आपने फ्रॉम वोडाफोन में अप्लाई किया, आपके पास डिग्री है BS इकोनॉमिक्स की और वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, तो वो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। वो बड़ी कंपनीज ऐसा रिस्क लेती नहीं, अगर वो ऐसा रिस्क ले लें तो उनकी गवर्नमेंट उनको बैन कर देती है, यू कांट हायर पीपल, और उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। I'll go through the next questions, really hot in here. हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What is the criteria? क्या बेंचमार्क्स देखने हैं? क्या आपने स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, और आपके पास कब ये चॉइस होती है कि आप यूनिवर्सिटी उस वक्त सिलेक्ट भी कर सकते हैं? आपने की 2.3 GPA लिया हुआ और आप फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें, इट कांट हैपन, तो क्या कर सकते हैं? सर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है क्या वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री की, वो यूनिवर्सिटी क्या पाकिस्तान को एडमिशन्स दे रही है? क्या आप टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहे उस कंट्री को उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद? फिर उसका सेट मार्क क्या है? हर कंट्री ने अपना एक बेंचमार्क दिया होगा कि आपको मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम के लिए आपके पास इतना CGPA हो तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़। और फिर प्रोग्राम आपने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से आपने कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल इंजीनियरिंग कर लिया है और आप कह रहे हो यार इधर आगे तो फाइनेंस या अकाउंटिंग में रिलेटेड बड़ी अच्छी वहाँ पे मिल रही हैं, बहुत इजीली वीज़ा भी लग रहा है। वो देखना है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी चाहिए, वो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए नहीं। वो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आपको दे भी देती हैं, क्या उस कंट्री की जो वीज़ा डिपार्टमेंट है वो आपको दे रहा है वीज़ा या नहीं, क्योंकि आपका तो आप टोटली अपनी फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपको क्या रैंकिंग देखना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी की? क्या आपके पास ये क्राइटेरिया रहता है जब अगर आपके CGPA अच्छा हो 3.5 अबव हो? यार रैंकिंग पे तो जाएंगे तो ब्रदर फिर वी कांट अफोर्ड मैनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। नॉट इवन ऑन स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप्स तो देखिए, अगर स्कॉलरशिप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं ना, हाँ ईच ईयर स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा दी जाती हैं कि पाकिस्तान के नाम पे, मतलब बहुत से प्रोग्राम्स के अंडर आप हमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। हम लोगों की एक तो बहुत जल्दी होती है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम थोड़ा लेंथी होता है। आसिफ भाई मुझे बताएं, स्कॉलरशिप क्या सिर्फ GPA पे ही मिलती है, कोई और चीज़ें भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं होते? सर CGPA और जो इंग्लिश कंट्रीज़ है जिन्होंने अपना रखा हुआ है कि हमें IELTS चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ होती है कि कुछ जगहों पे जाके तालीम बड़ी अच्छी आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उससे रेलिवेंट जॉब नहीं है। फॉर सपोज़ कि एक यूनिवर्सिटी है जो मास्टर्स इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करा रही है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, फॉर सपोज़ हाइपोथेटिकल, लेकिन उसी कंट्री में जब आप देखेंगे कि मुझे आगे जॉब मिलेगी तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो बेहतर ये है कि आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाएँ जहाँ आपको जॉब आगे मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, चाहे उसकी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं भी है, उसकी रैंकिंग बहुत कम है, लेकिन आप उसका इंतखाब करें जहाँ आगे जॉब मिल सके। बहुत ज़्यादा अपोज़ स्टडी है, बट देयर इज यूजुअली, आप भी मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिस कंट्री में वो करते हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क की आप हिले हुए हैं, ये ऐसा नहीं होता। किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ पर वो डिग्री है तो उसके पास उनके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद होती हैं। आप प्राइस ढूंढने तक बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। वो अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपका प्रॉपर इंटरव्यूज़ करवाते हैं अच्छी कंपनीज़ के अंदर,
और अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर देते हैं तो वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट जॉब मिल जाती है। वो क्या देते हैं। अब आप यहीं पे पॉज करें, वापस आएंगे भी आपसे बहुत सारे सवालात करने। हमें आज आप मुल्क से बाहर भेज ही दें, थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे, मच जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुशामदीद। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं अपने हवाले से, अपने घर में आपके कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, तो ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आसिफ साहब जिसमें बच्चे जो है वो उनको पता ही नहीं होता कि ये आगे जाके ऐड कर देंगे पॉइंट्स हमारे बाहर के अप्लाई के लिए। फॉर सपोज़ कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उस चीज़ की सर्टिफिकेशन अपने वीज़ा के साथ अप्लाई करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरह की चीज़ों में आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है या आपको प्रेफरेंस पे रखा जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में बताएं जो एकेडमिकली आपको साउंड होने के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो करनी चाहिए, ताकि आपको हो सकता है कि आपको प्रायोरिटी पे जो है वो वीज़ा मिल सके। अगर हम स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करें ना, तो फिर तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि आपका गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप हम कंसीडर करते हैं, जैसे एक बच्चे ने FSC किया, उसने साल वेट किया है, तो उसका वीज़ा रेशो बहुत कम होती जाएगी। ठीक है, इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर, बट इन यूरोपियन कंट्रीज़ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ये जो आप सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो ये हम बात करेंगे आफ्टर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, यस, अगर आप बैचलर के बाद अब हम लोग नॉर्मली कंसीडर कर रहे होता है बैचलर और फॉरन बैचलर के बाद मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री करने के बाद 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना मस्ट है। अगर 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो तो फिर जो आपका जो अप्रूवल रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है या लोकल सर्टिफिकेशन भी अगर आप कर रहे हैं कोई किसी भी चीज़ से रेलेवेंट, तो वो आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए फ्रॉम योर गवर्नमेंट या इंटरनेशनली किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कि जिसकी वेरिफिकेशन हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं ही उठ के अपने पास एक सर्टिफिकेट बना के दे दूं कि यस आपने ये, फॉर एग्जांपल आप जिम ट्रेनर, फिजिकल हेल्थ में आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आप मेरे जिम में बैठे हैं तो मेरी जिम का कोई पता ही नहीं, अलिफ ना बे का कुछ भी नहीं पता ना, मैं सोशल मीडिया पे मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ माई जिम है। यस, तो ये आपका अब वो यहाँ तक वो सबसे पहले अब आपको सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको सोशल मीडिया पर सर्च किया प्रेजेंस क्या है इंटरनेट यस एग्जैक्टली। अगर आप कुछ भी झूठ बोल रहे हैं या आपने अपने इदारे से रिलेटेड कोई झूठ बोल दिया तो फ़ौरन आपको वीज़ा कैंसिल करके प्लस आपको बैन लगा देंगे। और यूजुअली नाउ डेज इंटरनेशनली वो क्या कर रहे हैं कि वो बैन बहुत सी कंट्रीज़ में स्प्रेड कर रहे हैं कि ये बंदा इसने फेक या फ्रॉड कर रहा है, तो आप भी इसको आगे चलिए। तो आप भी इससे ना, ठीक है जी। हम एक छोटा सा कॉल लेते हैं। एहसन है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और आज यहाँ कराची में भी मौसम लग रहा है शायद बारिश हो जाए माशाल्लाह। और हुमायूं भाई माशाल्लाह आज स्मार्ट लग रहे हैं। आप जब खड़े हुए थे हाइट वाइट जरा अच्छी माशाल्लाह। नहीं तो वैसे जब वो खड़ा होते हैं तो क्या हाइट छोटी हो जाती है? आज आपने क्यों क्या हाइट का? नहीं, मैंने असल में जब भी हुमायूं भाई को देखा बैठे हुए ही देखा है, वरना वो शेफ के पीछे किचन में होते थे। आज पूरा फ्रंट से उनको देखा तो माशाल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आपका प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। मैं आपके मेहमान से मेरे 2 अहम सवाल है। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ तो मैं वो पूछना चाहता कि सर ये ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स, एक सवाल तो ये कि अगर किसी स्टूडेंट किसी फॉरेन कंट्री स्पेशल वेस्ट में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी लिमिट है? 1 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ तो क्या कर सकते हैं, कितनी लिमिट है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने किसी रिलेटिव के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में वेस्ट वगैरह में जब जाते हैं, कहीं मैं नाम नहीं ले रहा, और वो विजिट वीज़ा पे हैं, उनके यहाँ 3 महीने या 6 महीने, इस दौरान भी क्या वो वहीं रहते हुए पाकिस्तान एम्बेसी से अपनी वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? That's a very good question. Thank you so very much. बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे मौके पे आपने जो वो पूछा है। बहुत के लिए लास्ट सवाल का मैं चाहूंगा पहले जवाब दे कि अगर किसी रिलेटिव के पास गए हुए एंड देन दे अप्लाई देयर एंड देन, तो ऑफ कोर्स उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा एंड देन दे हैव टू डू इट। ये मुझे पता है। यस एग्जैक्टली, वो आपके वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी कंडीशंस लगी होती हैं। अगर आपको नहीं भी मालूम तो आपके वीज़ा के ऊपर वो वीज़ा टाइप लिखा होता है।
आप गूगल कर सकते हैं कि इस वीज़ा के अंडर में कितनी क्या क्या मेरी के ऊपर कंडीशंस है। आप उनको अगर ब्रीच करेंगे तो आपको एक तो आपको वीज़ा को कैंसिल कर देंगे और यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। समटाइम्स अगर आपका लेंथ स्टे का होता है, जैसे 1 साल का आपके पास विजिटर वीज़ा है तो आपको 6 मंथ्स के कोर्स की इजाज़त दे देते हैं। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ 3 मंथ्स वीज़ा और 6 मंथ्स वीज़ा तो आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कमिट कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मेरी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई विल बी बैक। तो वो कैसे हो सकता है कि भाई ये टाइज आपने झूठ बोला है वहाँ पे पहुँच के कि नहीं मेरी तो टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं तो 6 महीने पढ़ भी सकता हूँ, तो आपका वीज़ा वो नेक्स्ट आपको कोई किसी। अच्छा, एक और चीज़ आसिफ साहब जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हेरा फेरी करते हैं कि मुझे बताएं कि सिंगल लोगों को वीज़ा मिलने में ज़्यादा दुश्वारी होती है या मैरिड लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो निकाह ज़ाहिर है उनके हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर जब वो बाहर के लिए अप्लाई, क्योंकि घर वालों को होता है जी लड़का है ऐसा ना हो बाहर जाए भटक जाए, इसका यहाँ पे निकाह करके इसको बाहर भेजो, लेकिन बाहर जाते हुए वो गलत बयानी का सहारा लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो सिंगल हैं। क्या इस तरह की सूरत में अगर उनको ये पता लग जाए कि नहीं आप यहाँ पे मैरिड हैं, क्योंकि निकाह को वो तो मैरिड ही कंसिडर करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो ये कहेंगे नहीं रुखसत ही नहीं हुई हुई तो एक तरह से मैरिड नहीं है या कुछ भी इस तरह, तो उस पर अगर वो बैन लगा दें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो ये हेरा फेरियाँ करते हैं वो ये सुने ताकि उन्हें पता लगे कि एक दफ़ा आप पे बैन लग गया ना तो फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या। समटाइम्स लोग क्या करते हैं निकाह करा लेते हैं लोकली, लेकिन वो आपका MRC नहीं बनवाते, नादरा में स्टेटस अपडेट नहीं करवाते, तो कहते हैं शरई निकाह तो हो चुका है। हाँ, ये इफेक्ट करता है, इफ़ यू आर अप्लाइंग सिंगल तो स्टडी वीज़ा पे इफेक्ट करता है। सिंगल्स को वो उनकी वीज़ा रेशो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको अपने फाइनेंस बहुत ज़्यादा शो कराने पड़ेंगे कि फाइनेंस। स्पाउस हैज आल्सो हैव टू हैव द कॉलेज, वो उसकी सारी एजुकेशन और उसका आइल्स भी देना ज़रूरी पड़ जाता है कभी-कभी अगर आप साथ लेके जा रहे हैं। अगर साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो स्पाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइल्स की। ये है कि अगर आपको फिर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग शो, अगर देखें नॉर्मली आप कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे फाइनेंशियल सबसे कम UK वगैरह जो मांग रहा है वो भी 80-70-80 लाख रुपए की आपसे स्टेटमेंट मांग रहा है। तो मैरिड अगर आप हैं और आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आपके स्पाउस को भी आइल्स करना जरूरी है? यस, मैरिड ये वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज एन इमिग्रेशन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी वीज़ा। स्टडी पे लोग नॉर्मली झूठ बोलते हैं कि इस तरह करके हम लोग जा रहे हैं सिंगल। तो अब जहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया आपसे 13 मिलियन की मांग रहा है बैंक स्टेटमेंट, जब मैरिड होंगे तो डेफिनेटली 15 और 17 मिलियन रुपीज़ पे चला जाएगा। तो इतने फिर आपको अपनी शो करवाना है कि जो 17 मिलियन है ये पर ईयर मेरी फैमिली की इनकम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान के लोगों के पास टैक्सेस और ये चीज़ों का बहुत इशू है, तो लोग सिंगल ही शो करवा के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके 2-4 महीने बाद अपना निकाह रजिस्टर करा के। यस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन के अंदर अगर आप सिंगल शो करवा के जा रहे हैं फिर 2-3 साल आप नहीं भी बुला सकते ऑस्ट्रेलिया में, और एक सब क्लास है कि आप अपने बता दिए मैं सिंगल का अपने पॉइंट्स ले लिए तो नेक्स्ट पे 3 आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनको बीच में किसी तरह पता लग जाए कि ये तो सिंगल नहीं है, ऐसा मुमकिन है? तो फिर आपको बीच में बीच में अगर पता लग गया तो फिर आपको वीज़ा ही नहीं देंगे, फिर आप इधर ही हैं। एंड ऑल्सो नहीं पता, मैं आपको लूप होल्स नहीं बता रहा, जब तक आप नादरा में रजिस्टर्ड नहीं करते दे विल नेवर गेट टू नो कि आपका हुआ हुआ, बट ये आप कभी भी ना करें बिकॉज दिस इज लिटरली अ चीटिंग वे, इज ऑलवेज अ चीटिंग वे एंड इट बिकम्स अ ट्रबल फॉर यू। सर अनएथिकल है ये ना बताना। अभी रिसेंटली जैसे कि हमारे साथ पार्टनर्स इन कनाडा, शी वाज टेलिंग मी कि उन्होंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ था किसी का, वो लिटरली वो पेशावर में किसी मोहल्ले में गए हैं, उन्होंने उनके मोहल्ले से पूछा क्या ये वाकई इसकी बीवी है या नहीं, क्योंकि लोग स्पाउसल वीज़ा भी बेचते हैं अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में ही काम होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता एक्चुअल में। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, हम करके फिर शोखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम हर बंदे को ये देखो ना मैंने 2 नंबरी कर ली है। क्या अमेरिका को नहीं पता कि हज़ारों बंदे अमेरिका में मर्द और औरतें फेक शादियाँ करने जाते हैं आउटसाइड द कंट्री और पेमेंट लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया इनके रेट्स हैं फिक्स, मतलब बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट इतनी टफ नहीं होती, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। एक जोर सा हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, एक और समय हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। कॉल करके आप कुछ पूछना चाहें तो मेरे ख्याल से कुछ लास्ट हमारे पास मिनट्स हैं। लास्ट ब्रेक है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट ब्रेक है हमारे पास, तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी अपने बाहर जाने के हवाले से। हम बात कर रहे थे किस बारे में, मैंने सवाल पूछा था, मेरा दिमाग तवाज़ुन खो चुका है इस वक्त। अब ऐसे न हमसे दो सवाल पूछे थे, वेरी पर्टिनेंट सवाल एज वेल। एक सवाल का तो जवाब दे दिया था, एक सवाल का आपने बिल्कुल आपने जवाब दे दिया, जो लास्ट वाला पार्ट था। इस व्हेन इट कम्स टू, अब हलीमा ने एक बात की थी, मैंने उसको भी जरा ठीक करना था। हलीमा ने कहा था कि स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा करिकुलर के हैं तो हम लोग अक्सर उसके सर्टिफिकेट लेते हैं कि इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन स्कॉलरशिप में आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एडमिशन के टाइम पे रखते हैं। वीज़ा के लिए वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते बिकॉज उससे वीज़ा की जल्दी नहीं मिलता, लेकिन आपको एडमिशन में शायद एक मिल जाए। फिर कोटा होता है कुछ लोगों का, उन्होंने कोई स्पोर्ट्स के लिए रखा होता है, अगर आप स्पोर्ट्स की बेस पे स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए तो डज दैट मेक सेंस? जी बिल्कुल, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब लेकिन वो वंस अगेन जो पहले भी मैंने बता दिया था हलीमा को कि सर्टिफिकेट्स आपके रिकग्नाइज्ड कहाँ से होंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपने कोई कर लिया तो आईटी के वाले से बहुत होगा, पाकिस्तान में से गौतम है तो हॉस्पिटलिटी को लेके बहुत अच्छा है। एज इट इज इस तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, पाकिस्तान में टेफ्टा है या ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आसिफ भाई, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो मैंने आपसे शुरू में पूछना था। मुझे बताएं, आजकल के बच्चे जैसे ही फराज को देखते हैं, फराज बाहर चला गया, मन्नान भी बाहर चला गया, पेरेंट्स को वक्ता डाल देते हैं। वो कहते हैं बाबा हमें भी जाना है, वो देखिए वो यूके जा कितने कमा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो कर दिया है, वो अपनी जायदादें बेचकर बच्चों को भेज देते हैं। यहाँ पर आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? क्या ये लॉजिकल है कि अपने बच्चों, और यहाँ पर वो ACCA के 7 एग्जाम दिए, उन्होंने कहा 10 जाके हम यूके ही जाके देंगे वापस, हम यहाँ पे सारे नहीं दे सकते। यहाँ पे आपने हालात देखें, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और माँ बाप बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। आप मुझे बताएं इस पूरी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अभी तो पहले तो घर बेचेंगे, फिर जो बाकी मादा चीज़ें वो भी बेचेंगे टू कन्वर्ट देयर स्टडी वीज़ा इनटू वर्क परमिट। देखो आप, मैं बार बार यूके के हवाले से हम जैसे बात कर रहे हैं बदर, ये लोगों को लग रहा है कि वो यहाँ पे शाहरुख खान ने भी मूवी बना ली थी, यहाँ पे ये पिक्चर उसी जगह पे मैं भी खड़ा हो गया हूँ। भाई आफ्टर 4 years के बाद क्या होगा, आपका सर्वाइवल कैसे है? वो डिग्री करके फिर वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही कर ली है तो चलो वो तो हम मान लेते हैं यार, यूके में कोई ना किसी डिपार्टमेंट में आप एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी डिग्रीज़ का क्या होगा? उनके पास कोई अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको फिर निकलना है वहाँ से, फिर आप वहाँ से एक और मास्टर्स करने के लिए यूरोप में भागेंगे या फिर हमें दोबारा रब्ता करेंगे यार कोई और वे आउट बनाओ, अब हमारी इमिग्रेशन कराओ, ये करो वैस वो करो। तो अच्छा ठीक है आसिफ साहब, मेरे लास्ट 2 सवाल हैं, उसके बाद हुमायूं को कुछ पूछेंगे आपसे, उसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल से वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताएं कि अगर आपसे, आपका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बाहर जाना है, मैंने बाहर ही सेटल होना है, मैं डिग्री कौन सी करूं? या फिर कोई बच्चा आपसे आके ये पूछे कि मैंने बाहर जाना है, मैं किस मुल्क के लिए अप्लाई करूं, तो इन दोनों चीज़ों में आप क्या जवाब देंगे? अभी बेहतरीन ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, और उसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई जो है पाकिस्तान में, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे स्किल बेस हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, कौन सी करनी चाहिए? यूजुअली अगर कोई मेरे पास आया है काउंसलिंग करने के लिए मैट्रिक से करने के बाद, तो मैं उसे कहूँगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करो ट्रेड डिप्लोमा करो पाकिस्तान से। उस ट्रेड डिप्लोमा की बेसिस पे आप आगे कुछ भी पढ़ सकते हो, एंड सेकेंडली आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड ओपन हो जाती है आपके पास। फिर अगर कोई FSC करके मेरे पास आया तो आई विल सजेस्ट हिम कि यार आप ज़्यादातर कोशिश करो कि अगर आपने इंग्लिश कंट्री में जाना है तो बैचलर्स करके जाओ, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद एक तो PR लेना ईजी हो जाएगी आपके लिए, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। बैचलर करने के बाद आपको दोबारा फिर मास्टर करना पड़ेगा टू गेट PR। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बैचलर के बाद ही निकलना है और वहाँ पे सेटल भी हो जाऊँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत, आई विल सजेस्ट देन यूरोप इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, स्पेशली शेंजन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि आप वहाँ पे कर भी लोग, आप वहाँ की लोकल डिग्री हो जाएगी, आपको लोकल लैंग्वेज भी आ जाएगी, तो वहाँ के वर्क परमिट्स को इतने टफ भी नहीं है और वहाँ पे इजीली आप एडजस्ट हो जाओगे। ये उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहना है तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो मतलब इमिग्रेशन वाली कंट्रीज़ देखें, यहाँ पे इमिग्रेशन अवेलेबल है। आसिफ साहब, अब मुझे साथ साथ ये बताएं कि हमने इमिग्रेशन की बात कर ली, सब चीज़ों की बात कर ली, अब आई वांट टू आस्क यू कि व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, जैसे हलीमा ने आपसे पूछा कि किस तरह कौन सी डिग्री ज़्यादा फीजिबल हैं जो हम कर सकते हैं एट द मोमेंट, कौन सी कंट्री, सॉरी मेरा सवाल अब मुझे याद है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है 2017 में और उसके बाद आप 2024 में अप्लाई करना चाह रहे हैं बाहर के लिए मास्टर्स,
कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर बिल्कुल अप्लाई ना करें, इतने बड़े गैप के बाद वीज़ा नहीं मिलेगा, और कौन सी कंट्रीज थोड़ी फ्रेंडली है गैप के बाद? यार इसमें डिपेंड कर रहा होता कि आपने बैचलर्स किया किस में है। अब जैसे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया तो आजकल बिल्कुल उसने पाकिस्तान की रेशो कम की है इतने गैप के साथ। यूके 51%। यस यूके एंड यूएसए आपको कई हद तक वो दे देता है। कनाडा में ऐसा अगर आपके पास इतना गैप है तो आपको एक्सपीरियंस शो करवाना पड़ेगा और उनकी चंद यूनिवर्सिटीज़ आपको लेंगी। वो आपने देखनी होगी कौन सी यूनिवर्सिटी इतने गैप के साथ एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन विद पेड एक्सपीरियंस है आपके पास। और न्यूजीलैंड भी आपको टफ कर देगा, वो आपको नहीं देगा वीज़ा। जबकि स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी आपको नहीं देगा। बाकी बहुत सी कंट्री, स्वीडन और फिनलैंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इतने गैप के साथ। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही रह गया इसके बाद तो वही देगा। नहीं स्वीडन और फिनलैंड बहुत अच्छी, वो विद फैमिली आपको अलाउ कर। यस स्वीडन एंड फिनलैंड आपके पास वो 10 साल के गैप तक भी आपको विद फैमिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिथुआनिया ये कंट्रीज हैं जो न्यू कंट्रीज ऐड हुई हैं शेंजन के अंदर, जिन्होंने अब पॉलिसीज उनकी काफ़ी अभी तक बहुत फ्लेक्सिबल है फॉर पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुत सी यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज है पाकिस्तान में है ही नहीं, तो आपको बाकू, ईरान, थाईलैंड या कतर जाना पड़ता है। आपके लिए बहुत एक आखिरी सवाल, मुझे बताएं सबसे बड़ा स्कैम अब कंसल्टेंसीज भी हैं, वो कहते हैं इतने पैसे दें हम आपको बाहर भेज देंगे, और कभी कभी वो जहाज़ों से लोगों को बाहर भेज देते हैं, उससे जो कश्तियों से बाहर भेज देते हैं। ठीक है, आई वांट टू आस्क यू कि क्या एक कंसल्टेंट का ऑथेंटिक होना कैसे पता चलता है, और अगर आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? मैं कंसल्टेंट का ऑथेंटिक होना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। हमारे पास वीज़ा नहीं होता, हम सिर्फ ये कह सकते हैं अगर कोई प्रोसेस में हेल्प कर सकते नहीं, अगर कोई हमसे कहता है ना यार आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो ठीक है रिस्क हम ले लेंगे, हम आपसे फाइनेंशियली हम आपसे ज़्यादा आपको चार्ज कर लेंगे। अदरवाइज़ वो भी नहीं है सर। जब आप एक पढ़े लिखे हो, आपके पास जेन्युइन चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यार मैं फिर किस बात का, फिर तो आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ ना मैं। आप इतने हाईली क्वालिफाइड हो, यू हैव डन 16 years डिग्री, फिर भी मुझे कह रहे हो कि यार आप मेरे साथ डन पे कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे कोई एम्बेसी नहीं रही कि वो कहे कि यार ये आसिफ साहब ने भेजा है तो इसको वीज़ा लगा दे, बाकी किसी को नहीं लगा दे। ठीक है, अगर कोई आपको 100% इसका मतलब गारंटी देता है कि मैं जो है करा दूंगा, तो शायद वो सही नहीं है। बिल्कुल झूठ। $1 billion भी दे दें तो मेरे पास नहीं है कोई कंफर्मेशन। और ये स्टैट्स भी बताते हैं। और अगर आपसे मिलना हो आसिफ साहब, तो आपकी कंसल्टेंसी कहाँ पर, आपसे कैसे मुलाकात की जा सकती है? मेरी फर्म का नाम है आसिफ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और आई एम लोकेटेड इन ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। और ब्लू एरिया में कहाँ पर आप मौजूद हैं? यासीन प्लाजा। आप गूगल करेंगे तो यू कैन फाइंड मी एनीवेयर। ठीक है, कोई नंबर वगैरह है आपका, अगर आपसे कोई पिंडी इस्लामाबाद में ना हो, उसके बाहर से कोई राब्ता करना चाहे तो कोई नंबर है जिसके थ्रू आपसे राब्ता किया जा सकता है? 0333 88470 हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा आसिफ साहब, एक लास्ट सवाल इनकल्केशन ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब फ्रेश डिग्री होल्डर जैसे ही निकलता है, उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, उसने कहा मैंने बैचलर्स करना है, इसके बाद मैंने बाहर चले जाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिडिल ऑफ द डिग्री में ये सोचते हैं कि नाउ वी वांट टू शिफ्ट, तो क्या क्रेडिट आवर्स शिफ्ट हो जाते हैं कुछ डिग्रीज के बाहर मुल्क में, और बाकी बैचलर्स वहाँ पे कर ले? क्या ये टेक्निकल तरीका है? जी बिल्कुल है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, क्या अगली यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मली हमारे 2 सेमेस्टर्स नहीं वो किए जाते, एक्सेप्ट नहीं किए जाते मिनिमम, अदरवाइज 4 सेमेस्टर्स तक भी इश्यूज रहते हैं। क्रेडिट आपके वो सवाल मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब, सॉरी रास्ता, मुझे एक बात बताएं, क्या कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ ममालिक हैं जो 2 साल के बैचलर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, या कोई भी 2 साल के बैचलर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, 4 साल का 16 years ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है? इन स्टडी वीज़ा के वाले से स्टडी वीज़ा के वाले से एक्सेप्ट करते हैं, सारे कर लेते हैं, लेकिन आपको टॉप अप प्रोग्राम करना पड़ेगा। माइट भी आप वो ये होगा कि अगर आपने 2 years की डिग्री कर भी ली है तो आपको रिपीट, वो आपका गैप कंसीडर नहीं होगा, आपको रिपीट माइट भी 4 years की डिग्री करनी पड़ जाए प्रॉपर। जैसे कि यूके के अंदर ये है कि थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आप दोबारा मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।